हेलो दोस्तों, आज का दिन 10 अप्रैल इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के शुरुआत का दिन है। यह वीडियो चंपारण सत्याग्रह पर आधारित है और बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस विषय के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 10 अप्रैल को गांधी जी पटना में आए थे 1917 में, और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। यह 10 अप्रैल था जब वो पटना में लैंड किए थे, और 5 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे थे। इसी सिलसिले में ये 10 अप्रैल का दिन से ही माना जाता है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। वीडियो में इन्हीं बातों पर आपके समक्ष चर्चा होगी। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह से विश्व में प्रसिद्धि मिली, ये सभी जानते हैं, क्योंकि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। अंग्रेजों के खिलाफ हुए सत्याग्रह में नील की खेती करने वाले किसानों को संगठित कर गांधी जी ने आंदोलन की आधारशिला रखी थी। चंपारण नील की खेती के लिए सदियों से प्रसिद्ध रहा था। किसानों पर 3 कठिया सिस्टम लागू था। अब 3 कठिया क्या सिस्टम था? यह सिस्टम था कि 1 बीघा जमीन में एक किसान 3 कट्ठा में नील का खेती करने के लिए बाध्य था। 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा वो नील की खेती करने के लिए उस पर हुक्म था अंग्रेजों का, और इसलिए इस व्यवस्था को 3 कठिया प्रथा कहा जाता है। किसानों पर 3 कठिया प्रथा लागू कर अंग्रेज जबरन नील की खेती कराते थे। नील की खेती नहीं करने वाले किसानों की जमीन को नीलाम करने के साथ साथ बेरहमी से पिटाई की सजा भुगतनी पड़ती थी। अंग्रेजों की क्रूरता से परेशान होकर नील के किसानों ने, जो किसान नील की खेती करते थे, आंदोलन का मन बनाया। लेकिन आंदोलन कैसे होता? तो गांधी जी को इसके लिए निमंत्रण दिया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में, चूंकि गांधी जी आ चुके थे भारत में 1915 में, 9 जनवरी को गांधी जी मुंबई आ चुके थे, सभी को पता था। तो गांधी जी के ही नेतृत्व में किसानों ने, जो नील की खेती करते थे, पीड़ित थे, शोषित थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाने का फैसला किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया। अगर पृष्ठभूमि समझें नील की खेती का और किसानों के शोषण का, तो ब्रिटिश बागान मालिकों ने नील के बागानों का विस्तार बिहार तक कर दिया। यानी कि जो बागान मालिक हैं वो पूरा बिहार तक आ गया, जहां पर नील की खेती किया जाना था, जहां उन्होंने जमींदारी व्यवस्था का उपयोग वहां के किसान काश्तकारों का शोषण करने के लिए किया। जिन जगहों पर वे जमींदारों को खरीदने में विफल रहे, उन्होंने स्थानीय जमींदारों से पट्टे प्राप्त किए, जिसके कारण उन्होंने किसानों पर अब ठेकेदारों के समान अधिकारों का प्रयोग किया गया। यानी जो पट्टे हासिल किए उस पर ठेकेदार के ही समान उन्होंने अधिकार का प्रयोग करने लगे। बिहार का जो चंपारण जिला है, अधिकांश यूरोपीय बागान मालिकों ने वहां पर बेतिया की बड़ी जमींदारी से पूरे गांव के लिए ठेका या पट्टा प्राप्त कर लिया, और यहीं से शोषण की शुरुआत होती है। वस्त्र आयात में वृद्धि के कारण, चूंकि भारत फिनिश्ड गुड यानी कि बने बनाए सामान का सबसे बड़ा आयातक था, नील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, चूंकि उससे कपड़े तैयार होते थे, कलर होता था, बागान मालिकों ने शोषणकारी 3 कठिया प्रणाली लागू की। मैंने बताया 3 कठिया प्रणाली, जहां पर 3 कट्ठा में नील की खेती प्रत्येक किसान करने के लिए बाध्य था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने किराए की भूमि के सर्वाधिक अच्छे हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक संकट तब आया जब 1880 के दशक के अंत में जर्मनी ने कृत्रिम रंग विकसित कर लिए, यानी कि आर्टिफिशियल। पहले तो नील की खेती होती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल जर्मनी ने विकसित कर लिया, जिसने भारतीय किसानों द्वारा की जाने वाली प्राकृतिक नील रंग की खेती को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी।
कंपटीशन होने लगा प्राकृतिक और कृत्रिम नील रंग में। इस प्रकार भारतीय नील की मांग कम हो गई और भारतीय नील की कीमतों में भी गिरावट आ गई। नील की कीमतों में गिरावट के कारण होने वाले मुनाफे के नुकसान की भरपाई करने के लिए बागान मालिकों ने बढ़े हुए लगान के रूप में किसानों पर बोझ डाल दिया। इस प्रकार जमींदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया गया। बागान मालिकों ने बेगार की पारंपरिक जमींदारी प्रथा का भी उपयोग किया। बलपूर्वक अवैतनिक या अपर्याप्त मजदूरी का भुगतान किया गया। किसानों के मवेशियों, हल और गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उत्पीड़ित किया गया। एक बात यहां और बता दें कि नील की खेती के कारण किसान अब उस पर और कोई खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि नील की खेती के करने के कारण भूमि की उर्वरता अन्य फसलों के लिए एकदम ही खराब हो गई थी। उस पर अब केवल और केवल नील की ही खेती किया जा सकता था, अन्य फसलों का नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। इस प्रकार बागान मालिकों ने गरीब किसानों पर बोझ डालकर, जो बागान मालिक थे, अपने नुकसान की भरपाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहीं पर गांधी जी का भूमिका स्थापित होता है। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन गांधी जी ने चलाया। 21 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त करने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौट गए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का आयोजित हुआ और गांधी जी ने चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल से भेंट की। अब गांधी जी को कैसे बुलाया जाए? नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण का कथा कौन सुनाएगा गांधी जी को? तो चंपारण के किसानों ने राजकुमार शुक्ल को अपना प्रतिनिधि बनाकर अपना दुखड़ा सुनाने के लिए गांधी जी को लखनऊ भेजा और लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में आयोजित हुआ और गांधी जी मिले राजकुमार शुक्ल से और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया गांधी जी को और वहां नील रैयतों के कष्टों को स्वयं देखने का अनुरोध किया। यह बहुत बड़ी बात थी कि गांधी जी से मुलाकात हो गई राजकुमार शुक्ल की और गांधी जी सहमत हो गए। गांधी जी चंपारण आने के लिए सहमत हो गए। अप्रैल 17 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। मैं बताया आज का वो दिन है। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आए और 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंच गए और वहां पर गांधी जी को साथ मिला राजेंद्र प्रसाद का, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। आचार्य कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद, ये बड़े नाम हैं बिहार के, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अगुवा करने वाले गांधी जी यहां पर पहुंच गए। इन जैसे विख्यात स्थानीय नेताओं का एक दल बनाया। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य नील रैयतों की खराब स्थिति का अध्ययन करना था। गांधी जी देखना चाहते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है और जो शोषण करने वाले बागान मालिक थे उनके विरुद्ध किसानों को जागृत करने के लिए गांधी जी ने 1918 में चंपारण किसान आंदोलन प्रारंभ किया। प्रतंत्र यानी ब्रिटिश भारत में गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था। दैट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह अंडर द ब्रिटिश रूल 1917-18 का। तो ये भारत में था, हालांकि इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में वे एक काम कर चुके थे। जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचे, वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिलाधिकारी था, उन्हें वहां न रुकने और पहली उपलब्ध ट्रेन से वहां से चले जाने का नोटिस दे दिया। लेकिन गांधी जी ने झुकने से इनकार कर दिया और यही सत्याग्रह था कि सत्ता के आगे नहीं झुकना है। कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया गांधी जी पर और चंपारण छोड़ने के लिए कहे जाने के बावजूद गांधी जी ने जाने से इनकार कर दिया। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में स्वयं प्रस्तुत हुए तो उनके साथ लगभग 2000 लोकल लोग थे। 18 अप्रैल 1917 को, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था नोटिस को मानने से और इस प्रकार उन पर आरोप था। बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल ने गांधी जी के विरुद्ध मामला वापस लेने का आदेश दिया और जिलाधिकारी ने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा कि वह जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं।
यानी गांधी जी जांच करने के लिए स्वतंत्र हो गए। गांधी जी ने अपनी टीम के साथ किसानों से बातचीत किया, उनकी शिकायतों को भी समझा बूझा, नोट किया। चंपारण सत्याग्रह का रूप और यह सार था। गांधी जी सबसे मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी ने उनको परमिशन दे दिया कि आप जाकर जांच कर सकते हैं। क्या रिजल्ट हुआ? E.A. गैट बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल मुख्य सचिव H. मैकफरसन द्वारा 5 जून को रांची में गांधी जी के साथ एक बैठक की गई और यहां एक समझौता हो गया। एक जांच समिति का गठन किया गया जिसमें एक सदस्य के रूप में गांधी जी के साथ साथ बागान मालिकों और जमींदारों के प्रतिनिधि और 3 ब्रिटिश अधिकारी सम्मिलित थे। गांधी जी ने अब किसानों की शिकायतों के संबंध में जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए थे, गांधी जी ने वो सारे साक्ष्य उन्होंने कमेटी के सामने रखे, क्योंकि गांधी जी पहले ही जांच कर चुके थे और अब ब्रिटिश लोग भी था। यह समिति सिफारिशों को प्रतिष्ठित एक तरह से किया जाता है। गांधी जी किसानों की शिकायतों की आगे की किसी भी जांच को समाप्त करने के लिए सहमत हो गए। समिति की सिफारिश पर कानून में परिवर्तन किया गया और चंपारण कृषि अधिनियम 1918 अस्तित्व में आया। यानी कि जो कष्ट था उन कष्टों को दूर करने के लिए कानून भी बन गया, चंपारण कृषि अधिनियम 1918। चंपारण सत्याग्रह इस प्रकार समाप्त हो गया और इतिहास में ये दर्ज हो गया। एक जन विभाजक आंदोलन के रूप में माना जाता है चंपारण सत्याग्रह। क्यों? क्योंकि गांधीवादी युग का यह स्टार्टिंग था। मैंने बताया गांधी जी के सत्याग्रह की यह प्रथम शुरुआत थी भारत में। चंपारण में सफलता ने गांधी जी को एकाएक लोकप्रिय बना दिया। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक सशक्त नेतृत्व भी आ गया, क्योंकि गांधी जी का नेतृत्व पूरा इंडिया में पॉपुलर हो गया। इस आंदोलन के दौरान ही प्रथम बार बापू और महात्मा भी उनको कहा गया। शोषणकारी 3 कठिया व्यवस्था खत्म हो चुकी थी और इसका श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। जन आंदोलन का भी आरंभ हुआ। चंपारण में जो शोषित किसान थे उन किसानों को कुशलता से संगठित करके गांधी जी की क्षमता ने एक अनिच्छुक कांग्रेस को ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध एक जन आंदोलन, मास मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए सहमत कर लिया। इस प्रकार चंपारण जन आंदोलन ने एक नए जन आंदोलन के युग का प्रारंभ किया, क्योंकि अब से जनता राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन चुकी थी। एक जन नेता के रूप में भी गांधी जी का उदय होता है। चंपारण सत्याग्रह का एक दूसरा इंपैक्ट है कि गांधी जी एक मास पॉपुलर लीडर के रूप में इनका उदय होता है। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव के आधार पर और जनता के नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए पहले चंपारण सत्याग्रह के दौरान और बाद में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने जनता के मध्य अपने पैर जमाए। वह अब जनता की शक्तियों और दुर्बलताओं को बेहतर रूप से समझते थे। अहिंसक सत्याग्रह का प्रथम प्रदर्शन था। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को दिखाया कि हिंसा के प्रयोग के बिना सर्वाधिक शक्तिशाली उत्पीड़क को भी उखाड़ फेंका जा सकता है, और यह बहुत बड़ी बात थी। निष्कर्ष क्या मिलता है? यद्यपि सत्याग्रह शब्द का प्रथम बार प्रयोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किया गया था, गांधी जी ने अपने चंपारण अभियान के दौरान इसी सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और फिर खेड़ा में और अहमदाबाद में भी उन्होंने दिखा दिया और प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट के रूप में पूरे देश में असहयोग आंदोलन 1920 शुरू होता है। तो चंपारण जो सत्याग्रह है उसका बहुत बड़ा महत्व है। और आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल में सबसे पहले गांधी जी पटना आते हैं राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, और इंपॉर्टेंट डेट ये बन जाता है 10 अप्रैल, और 15 अप्रैल को वो चंपारण पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह का इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थान है और गांधी जी अपने सत्याग्रह में यहाँ पर विजय होते हैं, क्योंकि 3 कठिया सिस्टम खत्म हो गया। अब किसान 3 कट्ठे में नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं थे। नया कानून भी आ गया और इस प्रकार किसानों को राहत मिली। और गांधी जी ने कह दिया कि कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी उत्पीड़क हो, लेकिन झुके नहीं और अपने अहिंसा के दम पर
सबसे बड़े हिंसक साम्राज्य को भी झुकने के लिए विवश कर दिया। सत्याग्रह का यह प्रथम सफल प्रयोग था गांधी जी का भारत में। तो आज 10 अप्रैल को ऐसे महान मानवतावादी राष्ट्रवादी राष्ट्रपिता गांधी जी और गांधी जी के साथ जितने लोग थे, ब्रजकिशोर सिन्हा, रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद और जितने भी लोग थे, वो सब बिहार के बहुत बड़े एक तरह से राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे नेताओं को भी नमन करने का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।